नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है चंद्रमा, मून जो आपकी इमोशनल बॉडी है, मून जो आपकी भावनाएं हैं। मून को भी चंद्रमा कहा गया है, मतलब माँ केयरिंग कैसे करती है, बच्चे को न्यूरिशिंग कैसे करती है, वो कहा गया है। चंद्रमा आपको कृष्ण भगवान के चेहरे पे दिखेंगे, क्योंकि एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा देखी गई है। मून जो शिव के सर के ऊपर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि भावनाओं को और इमोशनल बॉडी को हम बैलेंस किस प्रकार कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके मून के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। वैसे कि हमारी सैटरडे संडे जब भी निकलते हैं तो मंडे आता है। मंडे मून को रिप्रेजेंट किया जाता है, शिव की पूजा भी की जाती है उस दिन। अब जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है वापस से इंसान अपने कार्य पे जाता है। 98% लोगों को पसंद नहीं होता मंडे, क्योंकि मंडे से फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं कि अगर मून डिसबैलेंस हो जाए तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मून किसी के पहले घर में अगर प्लेस्ड है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आदमी बड़ा इरिटेटिंग नेचर का होता है। उसको उसकी मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं से इश्यूज रहते हैं, चिड़चिड़ापन, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स। मतलब वो ऑब्स्टिकल्स एक्चुअली रियली नहीं होते, वो इमोशनली होते हैं। तो सिंपल सी एक बात समझ में यही आती है कि इमोशनल जो चीज़ें होती है वो इंसान को दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने इमोशंस को दूसरे से शेयर करते हैं तो आपके साथ में प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो ये बहुत BPHS बुक में लिखा हुआ है कि अपनी भावनाओं को किसी को मत सौंपो, या किसी को अपनी इमोशनलिटी के बारे में मत बताओ, नहीं तो लोग आप पे हंसने लग जाएंगे। कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने की सोचते हैं। ये चीज़ गलत है। अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं करनी चाहिए। पहले घर की चंद्रमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंसान थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, अपने को लेके हमेशा खुश नहीं रह पाता, मैरिज लाइफ में इश्यूज आने लग जाती है। उसी प्रकार दूसरे घर में चंद्रमा जब भी आता है तो उसको ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, खाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, शरीर के अंदर बोलने का बहुत ज़्यादा बोलता है। तो चंद्रमा को अगर सेकंड हाउस में हम देखें कि उस इंसान को कम बोलना चाहिए, अपनी आदतें खाने की सुधारनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। तीसरे घर में जब भी चंद्रमा आता है तो ये आप निर्धारित कर लीजिए कि इंसान क्रिएटिव होता है, स्किलफुल होता है, वो अपने स्किल्स से बड़े बड़े काम कर लेता है। ये चीज हो गई तीसरे घर की। अब आते हैं चौथे घर में। चौथा घर होता है आपकी खुद का इमोशंस का घर, आपकी खुद की एक ऐसी लाइफ जिसमें आप सरवाइव कर रहे हैं। तो जब भी चौथे घर में चंद्रमा, और चौथे घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है चंद्रमा, चौथे घर में आते ही वो सबसे पहले आप इमोशनल लेवल पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके चिंता रहेगी, अपने घर को लेके चिंता रहेगी। ये चंद्रमा फोर्थ हाउस होने में आ जाता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का चंद्रमा, उनका एजुकेशन कहीं ना कहीं बीच बीच में रुका हुआ होगा, या पूरा एजुकेशन कंप्लीट होता नहीं उन लोगों का। तो सबसे पहले थर्ड हाउस की चंद्रमा की बात करते हैं फिर से। तो थर्ड हाउस की चंद्रमा वाले मेडिकल फील्ड में, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में, इन चीज़ों में, मिक्स मेडिसिन्स में, कोई चीज़ मिक्स करना, उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और उनकी दवाइयाँ दी गई होती है, वो लगती भी है। पॉज कर। लगती भी है। अब आते हैं आपके वापिस से सेकेंड हाउस पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को अपनी ईटिंग हैबिट सुधार लेनी चाहिए और बोलने में काबू रखना चाहिए। ऐसे शब्द ना बोलें जिससे आपके इमोशनल ट्रबल्स आपको आने लग जाएं। अब देखना यह है कि जब मार्स शाइन्स में या मार्स के घरों में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है। कारण ये है कि चंद्रमा नीच का होता है मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, और मंगल नीच का होता है चंद्रमा की कर्क राशि में। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब भी चंद्रमा मार्स के घरों में आता है, जो आपका ईस्टर्न होराइजन का घर है, जहाँ धरती और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं, वहाँ पे आपका ईस्टर्न होराइजन क्रिएट होता है। वहाँ चंद्रमा आ जाए तो आप क्लियर ये कर लीजिए कि आपको इरिटेशन होगा, सन्यासी जैसा फील होगा,
आपको ये लगेगा कि अध्यात्म में जाना चाहिए, लोगों से एडवाइस लेने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाता है उन लोगों में, और एक डर सा लगा रहता है लाइफ को लेके। ये आपका चंद्रमा का फर्स्ट हाउस का है। अब कुछ केसेस में हम देखते हैं कि चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाए, कई एस्ट्रोलॉजर इसे विष योग कहते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक योग है शनि और चंद्रमा का। उसका पीछे रीज़न क्या है कि शनि एक बूढ़ा प्लेनेट है, चंद्रमा एक यंग प्लेनेट है। जब भी शनि चंद्रमा साथ में होते हैं तो ये मान लीजिए कि इंसान गुड हीलर होता है, गुड थिंकर होता है, और वो वैल्यू जानता है हर चीज़ की, दूसरों की वैल्यू जानता है, और कोई भी काम करता है बहुत डीप लेवल पे करता है। तो ये कोई खराब योग नहीं है, बस ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि एक सैटर्न एक मेलिफिक प्लेनेट है। सैटर्न मेलिफिक होने के कारण वो थोड़ा सा चंद्रमा को इश्यूज रहते हैं, इसलिए वो डीप रिसर्च में चला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चंद्रमा मंगल। चंद्रमा मंगल की युति एक टाइप का गर्म प्लेनेट और एक ठंडे प्लेनेट की युति है, शांत प्लेनेट की युति है। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि इरिटेशन, गुस्सा, क्योंकि आपके मन के साथ मंगल बैठा है। मन के साथ जब भी मंगल बैठेगा आपको दिक्कतें खड़ी होगी। पर यह है कि आदमी हिम्मत से कुछ कर पाता, अपने इमोशंस को अगर हिम्मत में कन्वर्ट करेगा तो बहुत कुछ कर पाएगा। आप अपनी इमोशनल बॉडी को किसी को शेयर ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। BPHS में भी लिखा हुआ है और बहुत सारी पुरानी किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई है। अब आप देखेंगे कि वीनस के घरों में जब भी चंद्रमा बैठता है, फॉर एग्जांपल सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का भी घर है, सेवंथ हाउस मैरिज का भी घर है, तो वहाँ पे जाके चंद्रमा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसी चीज़ों में यहाँ पे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये दो प्लेनेट है छाया ग्रह राहु और केतु। चंद्रमा राहु के साथ बैठता है तो उसके फैमिली वाले, उसके सिबलिंग्स, उनके फादर मदर उसका कोई हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसी के कारण उसको ये चीज़ मिली होती है। उसको अगर करेंगे तो उसके, वो बोलते ना, एक टिपिकल टाइप के घूमने वाले दोस्त, वो उसकी हेल्प करेंगे। घर से उसको कभी सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि राहु ऑलरेडी रेट्रोगेट है। तो राहु का जो थिंकिंग लेवल है वो इल्यूजन है, चंद्रमा के साथ बैठने से और इल्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनका लिस्ट में बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको, बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान मिलेगी। ये चीज़ राहु और चंद्रमा के साथ देखी गई है मेरी प्रैक्टिस में। अब राहु और केतु एक आइसोलेटेड प्लेनेट है। चंद्रमा केतु जब भी साथ में होते हैं तो आप ये डिसाइड कर लीजिए उस इंसान को हमेशा अकेला ही रहना है, साथ में कोई उसके रहेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। उसको अकेला जैसा फील होगा, अकेली ज़िंदगी चलेगी। तो आइसोलेटेड है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। वो इस जीवन से कुछ भी, अगर आप सोचेंगे कि इस जीवन से कुछ भी हासिल करना या देना, उसका नेचर नहीं है। अब आपको ये देखना है, जब भी मंगल की दृष्टियाँ, शनि की दृष्टियाँ या राहु की दृष्टियाँ चंद्रमा पे गिरती है तो क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि का जब भी ट्रांजिट में 7.5 लगती है तो चंद्रमा डिस्टर्बेंस होने लग जाते हैं, इमोशंस प्रॉब्लम होने लग जाती है, आदमी की ज़िंदगी में ट्रबल्स आने लग जाते हैं इमोशनली। उसका मेन रीज़न यही है कि चंद्रमा से वो गुजर रहा होता है। पहले चंद्रमा जिस घर में बैठता है उसके पीछे के 2.5 साल, मिडिल के 2.5 साल और उसके नेक्स्ट ईयर के 2.5 साल, ये उसके लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज पैदा करते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम करता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। शनि उसको ऐसी जगह, देखो इमोशंस और कर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंसान कर्म करता है, उसके रिजल्ट्स अलग मिलते हैं, पर जब इमोशंस और कर्मा साथ में चलने लग जाते हैं इंसान के, तो प्रॉब्लम ये होने लग जाती है, इंसान वो करना चाहता है जो इसके इमोशंस में है, वो होता नहीं है, तो उसके कारण गलत डिसीजन लिए जाते हैं और फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है अपनी लाइफ में। अब दूसरा है मंगल का दृष्टि जब भी चंद्रमा पे पड़ता है, अगर आपकी कुंडली में 8वीं दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है तो लाइफ में अचानक धक्का सा लगेगा, अचानक बम विस्फोट होगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। मंगल का दृष्टि जब भी चंद्रमा पे गिरता है, कि मंगल चाहता है इमीडिएट, और चंद्रमा आराम से करना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा एक सुंदर प्लेनेट है, वो सौम्य प्लेनेट है, तो वो आराम से करना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मंगल को चाहिए जल्दी, फटाफट,
तो उसके कारण क्या होता है कि वो चीज़ें होती नहीं है, उसके कारण वो विस्फोट सा होता है, इमोशनल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मंगल चंद्रमा साथ में भी बैठ जाए तो भी ये जल्दी 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 के चक्कर में इमोशनल प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये चीज़ें जरूरी है। अब चंद्रमा को अगर आप कृष्ण भगवान, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान के चेहरे पे देखें तो आप देखेंगे कि हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा बनी रहती है। तो उनका चेहरा एकदम चांद की तरह है। उसका मेन रीज़न है कि वो अपने दुखों को कभी भी दिखा नहीं पाए। उनकी लाइफ में कितने दुख थे, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर थे, हीलर थे, लोगों की हेल्प करते थे, ज्ञान देते थे। वही एक कारण था कि उनके चेहरे पे हर परिस्थिति में उनके चेहरे पे हंसी थी। आप ये भी देखिएगा, शुक्र से सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा हो तो उनका ससुराल पूरा दुखी रहेगा। हमेशा खाने को लेके लड़ाई मिलेगी उनके परिवार में कि खाना कौन बनाएगा। ये आपको मोस्टली कुंडलियों में मिल जाएगा शुक्र से सेकंड घर में। तो ये मून है। मून को कंट्रोल करने के लिए रेमेडीज जो भी है, जैसे मून केतु साथ में बैठा है तो आपको क्या करना है कि बेजुबान लोगों को कुछ खिलाइए, जैसे कुत्ते, गाय या कोई भी जानवर जिनकी जबान नहीं है उनको कुछ खिलाइए। इससे आपका मून ठीक होने लगेगा। राहु ठीक करना है तो आप ऐसी जगह दिमाग लगाइए, अपना एक लिस्ट बनाइए जिन लोगों को आप जानते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में काम करवा सकते हैं। कि चंद्रमा मून वालों की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो बोलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दे आर वेरी, मतलब आप ये जान लीजिए कि उनकी जो स्पीच है वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। उनका जो बोलने का तरीका, उनका जो प्रेजेंट करने का तरीका ज़बरदस्त होता है। चंद्रमा मून वाला कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं आपके मुंह पे बोलूँगा जो भी बोलूँगा। चंद्रमा मून वाला वेट करता है चीज़ का, क्योंकि उसको लड़ाई नहीं करना, उसको सबको लेके अपने आप को स्ट्रेंथ मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लानी है। 9th हाउस में जब भी चंद्रमा आता है तो आप देखिएगा कि इंसान का 9th हाउस में जब भी चंद्रमा है वो देखिएगा बहुत प्यार से, आसानी से सबको साथ में लेने वाला होगा। लाइफ में उनके फादर बहुत अच्छी कोई सर्विसेज में होगी जो लोगों की हेल्प करते हैं। कि 9th हाउस फादर का भी है। अब एक घर बताते हैं आपको, छठा घर चंद्रमा के लिए। छठे घर में जब भी चंद्रमा होता है, ऐसे लोग अपने जीवन के बारे में बड़ा डिटेलली बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा कहानियाँ बताएंगे आपको अपनी लड़ाई की और की, क्योंकि छठा घर में सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बेनिफिक प्लेनेट अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो लड़ाई का, कंपटीशन का घर। हम यहाँ बेनिफिक चाहिए, पर चंद्रमा वहाँ जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो लड़ नहीं पाता है। पर इमोशनल बॉडी को लेके वो बहुत सीरियस रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बचा रहता है। पर अगर कंपटीशन फाइट नहीं लड़ पाता, उसके कारण उसकी फैमिली, उसकी ज़िंदगी में बहुत जगह उसको बैक होना पड़ता है। वैसे ही चंद्रमा अगर 10वें घर में आ जाए, करियर के घर में, तो करियर में उतार चढ़ाव रहते हैं। आप नवांश कुंडली में देखिए, चंद्रमा अगर लगन के अंदर पहले घर में है तो वाइफ के साथ या उसके स्पाउस के साथ में कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम चलती रहेगी। और वहीं चंद्रमा आपके D10 में आ जाए पहले घर में, तो करियर को लेके हमेशा उतार चढ़ाव बने रहेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चंद्रमा को ठीक करने के लिए। सुबह जल्दी उठिए, मोबाइल मत छेड़िए, फ्रेश होइए और नहाने चले जाइए। और जिनका भी चंद्रमा खराब हो, नहाने में डिले करते हैं, कोई भी काम में डिले करते हैं, उठने में डिले करते हैं, उठते मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रात को जो भी चैट है उनका जवाब देते रहते हैं, नहाते नहीं हैं, अपने आप को हाइजीन नहीं रखते। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सिंपल सा एक बहुत इफेक्टिव उपाय है। आप 10 दिन करके देख सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। जैसे आप उठें, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको फ्रेश होना है, स्पेशली नहा लेना है। ये सब फटाफट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मंदिर जाना है, उसके बाद आप अपने लाइफ में चाहे मोबाइल देखिए, चाहे टीवी देखिए, चाहे ऑफिस जाइए। ये रूटीन फॉलो करिए, आपका चंद्रमा कभी खराब नहीं होगा, आपका दिन कभी खराब नहीं जाएगा, आपका इमोशनल लेवल कभी खराब नहीं जाएगा, आप लाइफ में कभी हारेंगे नहीं। तो ये कुछ चंद्रमा की चीज़ें बताई है। सैटर्न और मून का मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई विष योग नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये ग्रेट थिंकर होते हैं, ग्रेट हीलर होते हैं, क्लीनिंग थिंग्स इनकी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सफाई बहुत रखते हैं, और इनकी दवाइयाँ दी होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, स्किलफुल होते हैं चंद्रमा वाले। नमस्कार, यही वीडियो इसलिए लाया हूँ मैं कि आपको थोड़ा अवेयर हो कि कुछ बातें हैं एस्ट्रोलॉजिकली जिसको गलत पेश किया गया है, उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा।
आज के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, जिससे मैं नए वीडियो और लाता रहूँ। नमस्कार।